गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज एनेक्टेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एंड टू कंट्रोल द अब्यूज ऑफ पावर बाय कंट्रोलिंग द बैंक्स बाय एनी मीन्स नेसेसरी एंड टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इन जनरल। The act was originally enacted as Banking Company Act 1949 on 16 March 1949। जो ये एक्ट है ये इनिशियली जो ओरिजिनली है ये बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के नाम से इनेक्ट हुआ गया था। कब? मार्च 1949 में, 16 मार्च 1949। From 1st March 1966 it was renamed as Banking Regulation Act 1949। 1966 में इसको दोबारा रीनेम किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। द एक्ट वाज इनिशियली enacted to regulate the banking company. In 1965 it was amended and made applicable to cooperative banks also। स्टार्टिंग में ये बैंक जो था ये सिर्फ बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए ही बना गया था, लेकिन बाद में इसको अमेंड किया गया 65 में, 1965 में। उसके बाद ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल है कोऑपरेटिव बैंक्स में भी। द एक्ट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क अंडर विच द कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया इज सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड। दिस एक्ट एम्पावर्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू, ये एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है टू इशू लाइसेंस टू कमर्शियल बैंक्स, टू रेगुलेट शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स की जो भी वोटिंग राइट्स हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, उसकी शेयर होल्डिंग्स को रेगुलेट करने के लिए। सुपरवाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड्स एंड मैनेजमेंट, जो भी बोर्ड्स का और मैनेजमेंट का अपॉइंटमेंट होता है उसको सुपरवाइज करने की पावर देता है आरबीआई को। रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ बैंक्स गिविंग द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑडिट, जो भी बैंक्स है, जो भी कमर्शियल बैंक्स है, जो भी अदर बैंक्स हैं, उनकी जो ऑपरेशन है उसको रेगुलेट करने की भी पावर देता है किसको? आरबीआई को। और इंस्ट्रक्ट उनको अगर ऑडिट के इंस्ट्रक्शन देना है तो वो भी दे सकता है। कंट्रोल मोराटोरियम, मर्जर एंड लिक्विडेशन। मोराटोरियम मतलब टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी। अगर किसी बैंक की अगर किसी एक्टिविटी को आरबीआई को सस्पेंड करना है तो वो कर सकता है। मर्जर वो कंट्रोल कर सकता है इसके थ्रू। लिक्विडेशन को कंट्रोल कर सकता है। इशू इंस्ट्रक्शन टू बैंक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड बैंकिंग पॉलिसी। इम्पोज अ पेनल्टी ऑन बैंक इफ़ रिक्वायर्ड, अगर किसी बैंक के ऊपर पेनल्टी लगनी है तो वो उसको भी आरबीआई इम्पोज कर सकता है in case of any adversity। The act applies to following categories of bank। ये एक्ट जो है ये नेशनलाइज बैंक पे अप्लाई होता है, नॉन नेशनलाइज बैंक्स पे भी अप्लाइड होता है, कोऑपरेटिव बैंक पे भी अप्लाई होता है, जितना टू द एक्सटेंट स्पेसिफाई इन द एक्ट, जितना कि एक्ट में स्पेसिफाइड है उतना ही ये कोऑपरेटिव बैंक्स में अप्लाई होता है। The Banking Regulation Act 1949 does not apply to certain cooperative society, namely primary agriculture credit societies, cooperative land mortgage, and any other cooperative society। इन तीनों सोसाइटी को छोड़ के बाकी ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये बैंक अप्लाई होता है। तो ये अगर हम इसमें अगर बात करें किस पे अप्लाई होता है, ये नेशनलाइज बैंक पे होता है, नॉन नेशनलाइज बैंक पे होता है और कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी होता है जितना कि एक्ट में स्पेसिफाइड है, टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन द एक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। The provision of Indian Companies Act 1913 was found inadequate and unsatisfactory to regulate banking companies in India. Therefore, a need was felt to have a specific legislation having a comprehensive coverage on banking business in India। जो पहले जो प्रोविज़न बैंक पे अप्लाई होते थे वो होते थे इंडियन कंपनी एक्ट के, तो वो जो थे वो सफिशिएंट नहीं फिल गए, वो इनएडुकेट थे टू रेगुलेट द बैंकिंग कंपनीज। तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक नीड फेल्ट की गई एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बनाने की जो कि पूरा इंडियन बैंकिंग बिजनेस को कवर कर सके। ड्यू टू inadequacy of capital, many bank failed and hence prescribing a minimum capital requirements was felt necessary।
कैपिटल नहीं होने की वजह से बहुत सारे बैंक फेल्ड हो गए। उसमें ये उस वक्त ये नीड फील की गई कि एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूरी है किसी भी बैंक के लिए मेंटेन करना। तो ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेकर आया। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ब्रॉट अ सर्टेन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक्स। इसने ये मैंडेटरी कर दिया कि इतना कैपिटल तो सारे बैंक्स को मेंटेन करना ही है, ताकि वो बिजनेस, उसका जो बैंकिंग बिजनेस है वो आगे फेल ना हो। One of the key objectives of this act was to avoid cutthroat competition among banking companies. The act was regulated the opening of branches and changing location of existing branches. To prevent discriminate opening of new branches and ensure balanced development of banking companies by system of licensing. ये जो एक्ट है ये इंश्योर करता है कि जो डेवलपमेंट है बैंकिंग कंपनीज का वो बैलेंस्ड हो। ये लाइसेंसिंग के थ्रू इसको इंश्योर करता है। असाइन पावर टू आरबीआई टू अपॉइंट, रीअपॉइंट, रिमूवल ऑफ चेयरमैन, डायरेक्टर, ऑफिसर्स ऑफ बैंक. This could ensure the smooth and efficient functioning of banks in India. ये आरबीआई को पावर देता है जो भी चेयरमैन है, डायरेक्टर है, ऑफिसर्स है, उनको अपॉइंट करने का, उनको रीअपॉइंट करने का। इन केस अगर उनका काम अच्छा नहीं तो वो उसको हटा भी सकता है। इससे क्या होगा, इससे स्मूथ फंक्शनिंग होगी किसी भी बैंक की। स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग इंश्योर करने के लिए आरबीआई ये करता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स and public at large by incorporating certain provisions, that is prescribing cash reserve, liquidity reserve ratio. It enable banks to meet demands of depositors. Provide compulsory amalgamation of weaker bank with senior banks and thereby strengthens the banking system in India. जैसे रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखते हैं कि जो विजया बैंक है वो यूनियन बैंक से मर्ज हो गया है। तो ये जो भी वीकर बैंक है उनको कंसोलिडेट, उनको अमलगमेशन के लिए कंपल्सरी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, इससे ताकि वो स्ट्रेंथन बना रहे, उसकी बैंक की आइडेंटिटी बनी रहे। So it provides a compulsory amalgamation of weaker bank with senior bank and thereby strengthen the banking system in India. Also introduce few provision to restrict foreign banks in investing funds of Indian depositor outside India. ये फॉरेन बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। किससे रिस्ट्रिक्ट करता है? ताकि वो इंडियन डिपॉजिटर्स के पैसे इंडिया के बाहर इन्वेस्ट ना करे। इस लॉ में कुछ ऐसे प्रोविजंस है, इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिससे जो फॉरेन बैंक है वो उनको रिस्ट्रिक्ट करता है ये एक्ट, not to invest their Indian depositors' money outside India. Provide quick and easy liquidation of bank when they are unable to continue further or amalgamate with other banks. ये जो है ये एक्ट प्रोवाइड करता है क्विक एंड ईजी लिक्विडेशन ऑफ बैंक। अगर कोई बैंक आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर कुछ रीज़न की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा या अमलगमेट नहीं हो पा रहा किसी और बैंक से, तो वो उसको क्विक और ईजी लिक्विडेशन को प्रोवाइड करता है, उसको गाइड करता है। So that's all for today. We will talk more about the Banking Regulation Act in upcoming video. Thank you.